हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग फिर से रियल नंबर सिस्टम देखेंगे। चूँकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसकी आवश्यकता चूँकि मास्टर डिग्री तक है। पीएचडी आप किसी में करें, माने प्योर मैथ, अप्लाइड मैथ या स्टैट वगैरह किसी में करें, लेकिन प्योर मैथ जो है वो एमएससी तक आपका जान नहीं छोड़ेगा। और प्योर मैथ में नंबर सिस्टम ही है, सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, ये सब प्योर मैथ का पार्ट्स है। तो प्योर मैथ के लिए हमको ये का बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में हम देख चुके थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, तो इसको स्टेटमेंट पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट पिछले वीडियो में लिखा हुआ है, पिछले क्लास में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। फिर भी एक रिकॉलिंग करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, और जब जो किया जाएगा वह प्राइम रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड को हम एक यूनिक तरीके से प्राप्त करेंगे। और यह यूनिकनेस, इसको ध्यान में रखेंगे नहीं कि पहले किससे डिवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं 12, कंपोजिट नंबर है, और 12 को कोई मान लीजिए 2 से दिया 6, फिर 2 से दिया 3। कोई कहेगा कि नहीं, हम 12 को ऐसे देंगे, 3 से पहले देंगे, 4 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप इसको 2 इंटू 3 लिखिए, अथवा 3 इंटू 2 लिखिए, अथवा 2 इंटू 2 लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही कह रहा है कि जो भी प्राइम, किसी भी कंपोजिट नंबर का या किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, यूनिक इस टर्म में है कि कोई भी प्राइम नंबर, उस प्राइम फैक्टर उसका पहले और कोई बाद में रखें। इसको ध्यान में अगर नहीं रखें तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। ठीक है, इसको अगर ध्यान में न रखें तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। यानी अगर कोई 2 से दिया 6 आया, 2 से दिया 3 आया, इसी को वो ऐसे भी लिख सकता था। ये लास्ट वाला जो मैं लिखा हूँ 12 है, इसको पहले वो 2 से दिया 6 हुआ, अब 3 से दिया 2 हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। और इसमें लिखा 3 से पहले दिया, उसके बाद दोनों 2 दे दिया, पहले दोनों 2 दिया, उसके बाद 3 दिया। तो किसी भी हाल में 2 से अधिक 2 और 1 से अधिक 3 नहीं है। ठीक है, किसी भी हाल में 2 से अधिक 2 और 1 से अधिक 3 नहीं है। तो ये यूनिकनेस हुआ। अगर किसी दूसरे मेथड से करें और दो की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, 3 की संख्या घट जाए या बढ़ जाए, तब समझें हम कि यूनिकनेस नहीं हुआ। ठीक है, तो कह रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर prime factorization, placement of the prime factorization, the representation of any composite number in the prime factor form is unique। ठीक है, वो यूनिक होगा, अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, कोई दूसरा वैसा नहीं। ठीक है, यानी वह किसी दूसरे के जैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन भी दिए थे और कुछ काम भी किए थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है। तो हमने क्या देखा था रैशनल नंबर में कि p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो इर्रेशनल हो गया। दूसरी बात, p और q रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम नंबर था, को प्राइम इंटीजर्स था, को प्राइम इंटीजर्स।
या कहीं पर रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स, या फिर कहेगा कि द पी एंड क्यू आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर कहेगा कि मैंने एक साथ सब नहीं लिखना है, कोई एक बात ही लिखनी है, सब का मीनिंग सेम है, इसीलिए मैं डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है। रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स पी एंड क्यू आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर HCF ऑफ P and Q is one only। ठीक है, तो P and Q, P by Q ये रैशनल हुआ, और ये P एंड Q, P और Q जहाँ पर रिलेटिव को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स है, या P एंड Q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या उसका HCF1 है। ठीक है, अगर HCF1 नहीं है तो P by Q रैशनल नहीं हुआ, तो ये कुछ दूसरा चीज़ हो गया। उसके बाद जब P by Q है तो Q से P को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। ये हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन था। तो यहाँ पर ये देखना है कि P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, अगर लिख भी दिए हैं तो उसका डिवीजन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं हो, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो, तब जो है वह नंबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। यानी जस्ट रैशनल में जो जो बात कही गई है उसके फेवर में, उसी के अनफेवर में अगर कह देंगे तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर को हम लोग इसीलिए सिंपली लेते हैं कि रूट के अंदर जो कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब, अगर थर्ड रूट है तो परफेक्ट क्यूब, फोर्थ रूट है तो परफेक्ट 4 पावर नहीं हो तो वह इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे √2, ठीक है, तो √2 का वैल्यू जब हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से तो हम निकालते रह जाएंगे, कभी ये कैंसिल नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा डिवीजन। ठीक है, कभी ये डिवीजन ख़त्म नहीं होगा, है ना, कभी ये डिवीजन ख़त्म नहीं होता है, ये चलता ही रहता है, कभी एक फिनिश नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसके बाद ये आएगा या इतना इतना दूर के बाद फिर से वही सब आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि यह इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, √3 का भी वही हाल है, लेकिन √4 जो है यह रैशनल नंबर है, यह इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हो गया 2 का स्क्वायर और यानी कि 2, तो 2 रैशनल नंबर है, तो ये इर्रेशनल नहीं है। ठीक है, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, लेकिन ये इर्रेशनल नहीं है। लेकिन इसी में अगर हम √4 कर दें तब ये इर्रेशनल है, तब यह इर्रेशनल है। क्यों, तो √4 का मतलब हो गया 2 × 4 को तो 2 × 2 लिखेंगे, लेकिन तीसरा तो है नहीं, तो जब तक 3 2 नहीं आएगा, 3 बार 2 नहीं आएगा, तब तक हम 1 2 बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब था कि 2 बार 2 था, इसीलिए 1 2 बाहर आया। क्यों, तो 2 का जोड़ा होता है और यहाँ लिखा नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2 का पेयर होता है, 2 का जोड़ा होता है, इसीलिए यहाँ लिखा नहीं जाता है। ये ओबियस यानी स्पष्ट है कि 2 का ही जोड़ा होता है, इसीलिए इसको लिखना आवश्यक नहीं है। तो 2 का जोड़ा लगा हुआ है, इसीलिए 1 2 बाहर आ गया। यहाँ 3 का जोड़ा होता नहीं है, इसीलिए यहाँ मेंशन किया गया है, व्यक्त किया गया है कि 3 का जोड़ा लगाना है। तो 4 में तो 2 ही तो 2 होगा, तीसरा 2 तो है नहीं, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन यही अगर 4 के बदले 8 हो जाता, 4 के बदले 8 हो जाता, तो इसको लिखते हम लोग ऐसे
2 इंटू 2 इंटू 2, अब तो 3 का जोड़ा लग जाएगा तो आंसर 2 हो गया। तो ये इस केस में ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं है। ठीक है, ये रैशनल है, इरैशनल नहीं है। पहला टिक हो गया रैशनल का, काट दिए तो इरैशनल हो गया। ठीक है, ये इरैशनल हो गया। तो इरैशनल नहीं है, रैशनल है। ठीक है, √8 थर्ड रूट ऑफ 8 इज रैशनल, नॉट इरैशनल। ठीक है, वहीं स्क्वायर रूट ऑफ 4 रैशनल है, लेकिन थर्ड रूट ऑफ 4 इरैशनल है। ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 4 इरैशनल है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए तो उसको देख लेना है कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसको हिंदी में लिखा गया है, आपके भारतीय भाषा में लिखा गया है कि शांत होना चाहिए। शांत होने का मतलब कि समाप्त हो जाना, माने भाग की क्रिया समाप्त हो गई, अब आगे नहीं जा सकता, तो शांत होना है। जैसे कोई मरता है तो कहते ना बेचारा शांत हो गया, माने जब तक था तब तक तो नहीं कुछ, तो आप हाथ में ऐना ले करके या खड़े हो जाइए तो देखिएगा कि छाया हिलते, उसका जो रिफ्लेक्शन दीवार पर पड़ेगा वो हिलता रहेगा। आपको लगेगा कि मेरा हाथ हिल नहीं रहा, लेकिन ऐना पकड़ करके देख लीजिए, छाया स्थिर नहीं रह सकती है। क्यों? तो हाथ में ब्लड सर्कुलेशन के कारण थोड़ी कंपन होती है, जो हमको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वहाँ अथी छूट भी नहीं रहा है, मिरर का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब वही हम मुर्दा को क्लैंप से कर दीजिए, उसके हाथ में दे दीजिए, तो छाया रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर जो है वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उसका हाथ में तो ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, इसीलिए हाथ कांपता नहीं है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि बेचारा शांत हो गया। तो जब भी भाग की क्रिया शांत हो गई का मतलब कि रिमाइंडर यानी शेष फल 0 हो गया। ठीक है, और भागफल अब आगे देना नहीं है। अब अगर ऐसा भी हो कि भागफल भी चालू है और शेष फल भी आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, माने भाग की क्रिया चल रही है, अगर वह कुछ खास डिजिट के बाद फिर खास डिजिट ही आए भागफल में, तो कहेंगे कि आवर्ती हो गया। ठीक है, तो आवर्ती हो गया तो वह रैशनल हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, न इधर टर्मिनेट कर रहा है, न शांत हो रहा है, और न उधर आवर्ती यानी रिपीट हो रहा है, तो उस केस में इरैशनल नंबर हो गया। तो इरैशनल नंबर में ये सब नंबर आ गया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √8 हो गया, √10 जो भी है, 5 है, √6 है, √7 है इत्यादि। ये सब जो है इनफाइनाइट नंबर्स है, ये सब इरैशनल नंबर है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या 0 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। क्या 0 रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, ये तो क्लास 9 में ही था ना आपको, क्या 0 रैशनल या इरैशनल है, तो 9 में ही था। 1.2 1.3। ठीक है, अब जरा हम लोग ये देखें कि √2 क्यों रैशनल नंबर ही इरैशनल नंबर ही होता है। तो हम लोग ये नहीं साबित करते हैं कि ये इरैशनल है, हम लोग कहते हैं कि ये रैशनल है, प्रूव नहीं हो तो इरैशनल है, वास्तविक संख्या तो है ही। क्यों है? इसीलिए कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 ही आंसर होगा। और रियल नंबर का डेफिनेशन क्या दिए हैं हम, कि जब किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, यानी कि धनात्मक हो जाए, किसी भी नंबर का वर्ग करने पर धनात्मक हो जाए, तो वह वास्तविक संख्या होता है। तो √2 का स्क्वायर तो +2 है ही, तो ये वास्तविक संख्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो वास्तविक तो हो गया, लेकिन रियल रैशनल है कि इरैशनल है, यानी परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम मान कर चलते हैं, यहाँ लिखते हैं यदि संभव है, यानी इफ पॉसिबल
हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यदि संभव है, ठीक है, माना, यानी हम लिखते हैं इफ पॉसिबल लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या के बदले में हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। PQ क्या होगा बताए, 3-4 चीज लिख करके कि PQ का HCF 1 होना चाहिए, है ना, ये HCF का सिंबल है छोटा ब्रैकेट। PQ का HCF 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तब रैशनल नहीं होता है। और √2 को रैशनल माने तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर q 0 नहीं है, और PQ का वैल्यू माने HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 है। ठीक है, जब इसका महत्तम समापवर्तक 1 है तब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी वाले लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो p²/q² हो जाएगा, होगा ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2q = p²/q। ठीक है, अब जरा हम लोग यहाँ समझें थोड़ा सा। क्या, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, या चलिए बड़ा ही लीजिए ऊपर में 3/2 है, इस पर कितना भी पावर दे दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 लाख पावर भी दे दीजिए, इस पर भी 2, 4, 6 पावर या नहीं दीजिए, तब भी मान लीजिए कि हम इस पर 4 ही पावर देते हैं, बहुत लिखेंगे तो लिख नहीं सकते, है ना, तो मान लीजिए 4 ही पावर दिए, तो पावर देने से पहले क्या 2 3 को डिवाइड कर रहा था? नहीं कर रहा था। 2 3 को भाग दे रहा था, पूरा पूरी नहीं दे रहा था। जब नहीं दे रहा था तो देखते हैं कि इसका पावर बढ़ा देने से क्या यह काटता है, 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या कोई इसको 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। ये तो चाहे 1 पावर हो कि 4 पावर हो, ये इसको डिवाइड कभी नहीं कर सकता है। अगर पहले नहीं किया है तो बाद में भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए डेफिनेशन में हम मान चुके हैं कि P और Q का HCF 1 है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है। हिंदी भारतीय भाषा वाले कहेंगे सरलतम रूप में है। ठीक है, भारतीय भाषा वाला कहेंगे सरलतम रूप में है। तो ये P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 है, मतलब जैसे 3 और 2 का महत्तम समापवर्तक 1 है। तो इसी तरह से लिखा होगा, चाहे 5/4 हो, चाहे 9/8 हो, या 8/9 हो। ठीक है, तो वो हो गया। जब तक अगर उसी के बदले में मान लीजिए हम 4/6 लिख देते हैं, तब वो 4/6 लिख दिए, मान लीजिए हम P का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू 6 ले लिए, तब देखिए तो 4 और 6 का HCF कितना है? 2 है। तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। क्या है ये दूसरी बात है। ठीक है, दवाई के दुकान में ढेर सा गोली है, डॉक्टर हमको गोली लिखा है, तो उस गोली का नाम लिखा होगा ना कि कौन सा गोली खाना है, कि दवा दुकान में जितना गोली है सब ले आइए और खा लीजिए। सब का नाम तो टैबलेट ही है, गोली ही है, तो कुछ खा लीजिएगा। ठीक है, अब इसका यह भी प्रश्न नहीं है कि आपको डॉक्टर जो लिखा हुआ गोली है तो दूसरा गोली नहीं है, वो नहीं खा सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, वो कहाँ जरूरी है या वह क्या है, किस बीमारी में है, इससे आपको क्या मतलब है? आपको मतलब है अपने बीमारी ठीक होने से।
तो आपको जो डॉक्टर लिखा है वही टैबलेट आप खा सकते हैं, दूसरा टैबलेट आपको नहीं खाना है। ठीक है, तो यहाँ उसी तरह से P और Q जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा वही रैशनल होगा, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 नहीं होगा वह क्या होगा, यह दूसरी बात है। इस पर हम क्यों चर्चा करें, यहाँ उसकी चर्चा करनी नहीं है कि वह क्या है, उसके पीछे नहीं पड़ना है। हम जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस पर पीछे पड़ना है। तो हमको परिमेय संख्या के बारे में बात करनी है, तो P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। तो 4 और 6 का HCF 1 नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। बस इतनी सी बात हम जानते हैं, इस दोनों का HCF 1 नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो और जब ऐसा है तो एक ही बार में कैंसिल हो रहा है। अगर ये कैंसिल हो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो इसको बहुत बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कैंसिल होगा, होगा कि नहीं, बोलिए, तब भी कैंसिल होगा। और पहली बार में ही कैंसिल नहीं हो रहा है तो पावर किसी पर बढ़ा दीजिए, वो कैंसिल होने वाला किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है, हर हाल में वह रहेगा ही। तो यही चीज समझाना चाह रहे थे यहां जो हम कहेंगे। अब देखिए यहां ये कहा जा रहा है कि P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में है और दोनों का स्क्वायर किए तो 2Q इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q, एक ठो Q यहाँ से यहाँ दे दिए। तो Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, 2 से गुना करेंगे पूर्णांक होगा। यह पूर्णांक संख्या है और P स्क्वायर बटे Q भिन्नांक संख्या है ना। तो भिन्नांक संख्या है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि A जो है वह परिमेय संख्या है और 2/3 परिमेय संख्या है, तो A का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर मान लीजिए A स्क्वायर करते हैं तो A स्क्वायर का वैल्यू 2 स्क्वायर अब बटे 3 स्क्वायर है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, तो 3A स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 3 है कि नहीं। ठीक है, तो A क्या है, परिमेय संख्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो A का वैल्यू रखिए, A का वैल्यू रखिएगा ना तब ना कैंसिल कीजिएगा। तो ये यहाँ नहीं कटा है तो यहाँ भी नहीं कटा है। ठीक है, A पूर्णांक नहीं है, हम क्या बोले A रैशनल नंबर है, तब ना A इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, यहाँ A रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही रहेगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही रहेगा। वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि जब P स्क्वायर में Q से भाग देंगे तो 2Q टाइम्स लगेगा और जो भी यहाँ आएगा तो P स्क्वायर ही आएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 होगा। तभी हम लिख सकते हैं, जैसे अगर 6 को 2 से डिवाइड किए 3 टाइम्स लगा 6 लिखे तो यहाँ 0 हुआ, तब ना हम लिखेंगे 2 × 3 इक्वल टू 6। ठीक है, अतः Q का जो भी वैल्यू हो, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो किसी दो पूर्णांक का गुणनफल भिन्नांक होता है। अब तो टेबल पढ़े हैं, सब पूर्णांक ही है, चाहे 1 का टेबल हो, 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो, 4 का टेबल हो, से लेके 20 तक का टेबल तो आप पढ़े ही हैं। कहीं पर पढ़े हैं 25 या 6 5 जा 14/13, ऐसा पढ़े हैं। दोनों पूर्णांक है, इसीलिए उसका गुणनफल भी पूर्णांक है। ठीक है, तो 2Q इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q। लेकिन इसके नियम से जैसे हम बतलाए कि अगर 3/2 ही लेते हैं तो एक यहाँ पर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो पावर देने पर भी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगा, यानी उसका HCF 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो सकता है या डिफरेंट नहीं हो सकता है, उसका HCF हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि बोलिए वो 9/2 हो गया, यहाँ P मान लीजिए 3 है, Q 2 है, स्क्वायर किए तो 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, एक 2 यहाँ रखे, एक 2 यहाँ ले आए तो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ हो गया 3 3 जा 9/2। तो 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स लगेगा। मान लीजिए P इक्वल टू 3
q इक्वल टू 2 जो यहाँ लिखा हुआ है। हम पहले लिखे हैं कि 2 इक्वल टू लिखे ना पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। अब इसको हम लिखते हैं 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2। इस 2 को यहाँ करते हैं तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 9 बाई 2, यानी कि 4 इक्वल टू 9 बाई 2। बोलिए तो 4 इक्वल टू 9 बाई 2 होता है? ये सही है? गलत है, चूँकि 9 में 4 से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 टाइम्स लगेगा तो एक शेष बचेगा, यानी इसके बदले में लिखेंगे 4.5। ये कभी इक्वल होगा? कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैडिक्शन हो गया, यानी विरोध उत्पन्न हो गया, तो विरोधाभासी कंडीशन हो गया। तो विरोधाभासी क्यों हुआ? अगर आप मिश्री को या चीनी को नमक समझ के खाएंगे तो वो नमकीन लगने लगेगा। अगर नमक को, चीनी को आप नमक समझ के खा लें तो नमकीन नहीं लगने वाला है, वो मीठा ही लगेगा। चाहे आप, इसका मतलब है कि आप गलत समझ लिए हैं, गलत चीज़, जो चीज़ समझना था वो नहीं समझे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2q इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, 2q बटे पी स्क्वायर बटे क्यू। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यानी हियर 2q इज एन इंटीजर but p square by q is not an integer। भारतीय भाषा वाले क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे कि यहाँ 2q एक पूर्णांक है, 2q एक पूर्णांक है, लेकिन p स्क्वायर बाई q पूर्णांक नहीं है। भारतीय भाषा वाले क्या लिखेंगे? 2q एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर बाई q पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होता है। क्या फिर इसके बाद लिखेंगे दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन। क्या कॉन्ट्रैडिक्शन है? कि पूर्णांक जो है वो भिन्नांक के बराबर है। तो घोड़ा कहीं गधा के बराबर होता है? तो पूर्णांक भिन्नांक के बराबर नहीं हो सकता है। तो दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन, ये स्टेटमेंट विरोधाभास, ये स्थिति विरोधाभास उत्पन्न करता है। और यह विरोधाभास इसलिए हुआ कि हम यहाँ क्या लिखे, ये पॉसिबल, यदि संभव है, तो रैशनल मान लिए। इसका मतलब है कि हम मानने में गलत किए हैं। ठीक है, माने चीनी को नमक मान करके सब्जी में डाल दिए, अब खाने के समय में कह रहे हैं अरे ये तो चीनी मीठा लग रहा है, नमकीन नहीं लग रहा है, नमकीन नहीं लग रहा। बनाने वाला या बाली बोली नहीं, हम तो नमक ही डाले हैं, कैसे मीठा लगने लगा? तो मानने योग्य है। अब इसका मतलब है कि जो नमक डालने वाली जो है वो गलत, नमक, चीनी को नमक समझ करके डाल दी, इसीलिए मीठा लग रहा है। तो ये कॉन्ट्रैडिक्टरी हो गया। दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन, दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी कि हमारा मानना जो है गलत है। 10 आवर supposition is wrong, hence √2 is not a rational number। ठीक है, अतः √2 रैशनल नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं, बुक में दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है। ठीक है, रेफरेंस बुक सब में। तो दूसरा तरीका हम देखते हैं क्या लिखते हैं। फिर यहाँ तक तो सब सेम है,
यदि संभव तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू इक्वल टू 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2q इक्वल टू पी स्क्वायर बाय। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, इस लाइन को थोड़ा चेंज कर देंगे। देखिए इस लाइन को यहाँ चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पूरी ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ वाला इधर वाला हम मिटा नहीं रहे हैं, आपके कंपैरिजन करने के लिए रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं कि पी स्क्वायर, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अब p एक, अब इस p और q एक दूसरे के लिए अभाज्य है, यानी रिलेटिव प्राइम है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, अगर किसी भी संख्या का को 2 से गुणा, q कुछ भी हो, स्क्वायर है तो एक संख्या होगी ही, पूर्णांक p और q दोनों पूर्णांक है, तो q स्क्वायर भी पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक होगा, तो ये पूर्णांक हुआ। और किसी भी संख्या को 2 से गुणा कीजिएगा तो वो सम पूर्णांक होगा ना। किसी भी संख्या को, पूर्णांक को 2 से गुणा कीजिएगा तो सम पूर्णांक होगा। जैसे आप 2 का टेबल पहाड़ा पढ़े तो 2 दूना 4, 3 का पढ़े तो भी 3 दूना 6, तो 6 भी सम संख्या है या सम पूर्णांक है। 4 का पढ़े तो 4 दूना 8, और 5 का पढ़े तो 5 दूना 10। तो सम संख्या या विषम संख्या कोई भी हो, 2 से गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही होगा। तो पी स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है, तो पी स्क्वायर एक सम संख्या हो गया। अतः यानी कि दिस मीन्स p स्क्वायर इज an even number, an even integer। ठीक है, p स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। अब देखिए p स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, p स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, चूंकि पहले से नंबर दिया हुआ नहीं था, जो नंबर था उसका स्क्वायर किए हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। पूर्णांक माने ही है, p और q पूर्णांक है, और उसका स्क्वायर कर दिए, चाहे p को 3 मानिए, 4 मानिए, 5 मानिए या 9 मानिए, उसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर वही 2, 3, 4 जो भी लेंगे वही आएगा ना। अब देखिए जब p स्क्वायर इवन हो गया तो इवन का वर्गमूल क्या होगा, ऑड थोड़ी होगा। जैसे 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6, ठीक है, 64 का वर्गमूल 8। तो किसी भी सम पूर्णांक का वर्गमूल सम पूर्णांक ही होगा, विषम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, दिस मीन्स यहाँ पी स्क्वायर इज इवन, दिस implies that p is even, यानी इसका यह साबित करता है कि p एक इवन संख्या है। और जब p इवन है, सम पूर्णांक है, तो उसका एक फैक्टर 2 होगा कि नहीं। सम किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लग सके। सम किसको कहेंगे, जिसमें 2 से भाग लग सके, पूरी। तो p सम है, इवन नंबर है, तो उसमें 2 से भाग लगेगा, यानी उसका एक फैक्टर 2 होगा, एक गुणनखंड 2 होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखते हैं लेट p इक्वल टू 2m फॉर सम इंटीजर, फॉर सम m या फॉर सम इंटीजर, आप इंटीजर ही लिखें, फॉर सम इंटीजर m। फॉर सम इंटीजर क्यों, p तो ऐसा नहीं कह रहा है कि 6 है कि 8 है कि 12 है, ये तो नहीं कह रहा है ना। तो कुछ तो होगा, सम है तो इसी में से कुछ होगा, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 18 हो, इसी सब में से कुछ होगा, या बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन सम है तो सम ही नहीं लिखेंगे।
तो उसका एक फैक्टर तो ट्रू लिखेंगे। तो P चूंकि फिक्स नहीं है इसीलिए M फिक्स नहीं, इसीलिए फॉर सम M लिखे। ठीक है, अब यही चीज हम यहाँ 1 में पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग P इक्वल टू 2M, पुटिंग P इक्वल टू 2M इन 1, तो देखिए 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2M का स्क्वायर यानी कि 4M स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू जब 4M स्क्वायर हुआ तो ये 2 इस 4 को काट के 2 करेगा कि नहीं, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो जिस तरह से P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर था उसी तरह से Q स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब कि Q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 हो गया कि नहीं। जब Q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 हो गया तो Q स्क्वायर भी इवन हो गया। ठीक है, इसी आर्गुमेंट के तहत Q स्क्वायर भी इवन हो गया, और Q स्क्वायर जब इवन हो गया तो Q भी इवन हो गया। ठीक है, thus by the above argument, thus by the above argument अतः उपर्युक्त विवेचना से, आर्गुमेंट माने विवेचना, अतः उपर्युक्त विवेचना से हम कह सकते हैं, यानी above argument we can say Q square is even and Q is even, Q स्क्वायर भी इवन और Q भी इवन। ठीक है, तो जब Q भी इवन हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ से क्या निकला, P भी इवन है, यहाँ से क्या निकला, P इवन है, यहाँ से क्या निकला, Q इवन है। तो कोई भी इवन 2 नंबर लीजिए तो उसका HCF 2 से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे 4 6 लीजिए, चाहे 12 18 लीजिए, कुछ भी 2 इवन नंबर लेंगे तो उसका HCF 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से अधिक जो भी हो, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता, और जो भी होगा वह भी सम होगा। ठीक है, जैसे 12 18 का 6 हो गया, वो भी सम संख्या है। ठीक है, अगर 4 और 6 लेते तो 2 होता, 6 और 8 लेंगे तो 2 होगा, 8 और 10 लेंगे तो 2 होगा। ठीक है ना, तो 2 से कम नहीं हो सकता, और 2 के अलावे अगर कोई सम संख्या होता है तो वो भी 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 PQ इक्वल टू 2, यानी PQ का HCF कितना निकल गया, 2। PQ का HCF कितना निकल गया, 2। परिभाषा क्या कह रहा है कि PQ का HCF कितना होना चाहिए, 1। तो कंट्राडिक्शन हुआ। PQ का जो हम मान कर चले उसके अनुसार प्रैक्टिकली PQ का HCF 2 हो गया, और सपोज डेफिनेशन से PQ का HCF 1 है, क्योंकि P/Q एक रैशनल नंबर है, इसीलिए PQ का HCF 1 है, और यहाँ PQ का HCF 2 आ गया। ये कॉन्ट्रैडिक्शन हुआ, तो लिखेंगे 10, इसके बाद इस सेंटेंस को जोड़ देंगे, दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन, यहाँ पर लिखेंगे दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन दैट PQ इक्वल टू 1। ठीक है, दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन दैट PQ इक्वल, यहाँ जोड़ देंगे PQ इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे PQ इक्वल टू 1। यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ आएंगे दिस गिव्स कॉन्ट्रैडिक्शन PQ इक्वल टू 1, thus our supposition is wrong, hence root 2 is not rational। हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे √3, √5, √7 में, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।